हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का लेक्चर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है अर्थात उदाहरण नंबर 1, तो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, उदाहरण 1। ओके, तो चलिए यहाँ पर इस उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो, तो इस नए तार का प्रतिरोध कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो, तो इस नए तार का प्रतिरोध कितना होगा। ओके, तो हमको नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? नए तार का प्रतिरोध। ओके, तो हमको ज्ञात करना है कि नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, वह कितना होगा। ओके, तो चलिए सर्वप्रथम देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। तो यहाँ पर दिया गया यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार था, पहले प्रतिरोध का मान दिया गया 8 ओम। ओके, तो 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो। ओके, तो मान लीजिए ये क्या है, एक 8 ओम वाले क्या है, प्रतिरोध है, अर्थात 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार है, कोई तार है। ओके, तो मान लीजिए इसको पिघलाकर क्या करते हैं, एक ऐसा तार बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो जाए। ओके, तो इसको दुगना क्षेत्रफल करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका जो लंबाई होता है वह आधा हो जाता है, परंतु इसके क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, वह वृद्धि हो जाता है। ओके, तो इस स्थिति में बताना है कि हमको ये जो नया वाला जो पदार्थ है इसका जो प्रतिरोध है वह कितना होगा। ओके, तो न्यू प्रतिरोध का जो मान होगा वह कितना होगा। ओके, तो दिया गया है R इक्वल 8 ओम। ओके, तो पहले प्रतिरोध का जो क्या है, जो प्रतिरोध है वह 8 ओम है। ओके, तो पहले तार का प्रतिरोध कितना है, 8 ओम। जब तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है तो धातु का आयतन भी निर्धारित होने के कारण उसकी लंबाई आधी रह जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जब क्या करते हैं, जब तार की मोटाई का दुगनी कर दी जाती है तो इस स्थिति में क्या होता है, उसकी लंबाई क्या हो जाता है, वह आधी रह जाता है तथा तार के क्षेत्रफल काट का क्षेत्रफल दुगना हो जाता है तथा तार के जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वह पहले से दुगना हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिरोध इक्वल क्या होता है, प्रतिरोधकता गुणा तार की लंबाई डिवाइडेड बाय तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर डिवाइड को नीचे में दे दी गया। ओके, तो इस प्रकार से होता है तार की लंबाई डिवाइडेड बाय तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अर्थात आर इक्वल क्या होता है, रो ए डिवाइडेड बाय। ओके, तो यहाँ पर पी प्रदर्शित है, तो आर इक्वल पी ए डिवाइडेड बाय ए। ओके, अर्थात आर प्रतिरोध, पी से प्रतिरोधकता, ए से क्या है तार की लंबाई एवं ए से तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित है, यहाँ पर जो पहले क्या है चालक तार की जो क्या है प्रतिरोध कितना है, तो वहां पर है प्रदर्शित है 8 ओम। ओके, तो यहाँ पर ई क्या है इसका क्षेत्रफल और एल क्या है उसका लंबाई, ये क्या है प्रारंभिक लंबाई। जब इसको पिघलाकर हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, हम लोग इसका क्षेत्रफल को दुगना करते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इस पर दुगना हो जाता है, 2a हो जाता है, परंतु इसका जो लंबाई होता है वह आधा हो जाता है, l डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इस प्रकार से नए तार के लिए प्रतिरोध क्या होगा, आर इक्वल क्या होगा, रो अर्थात पी आधे लंबाई डिवाइडेड बाय दुगना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लोग को ऑब्जर्व कर सकता है, इसकी जो लंबाई होता है वह आधा हो जाता है, परंतु इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह 2 गुना हो जाता है, अर्थात रो पी इक्वल क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2a। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर निकालने के लिए कर सकता है आर नया डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो जो आर नया है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पहले प्रतिरोध को उसको घटाते हैं तो इसको हम लोगों को वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा पी ई डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय पी ए डिवाइडेड बाय, तो इस प्रकार से हमको 1 डिवाइडेड बाय 4 प्राप्त हुआ। अभी कैसे आया, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है आर नया से क्या, न्यू से तात्पर्य होता है ना। ओके, तो आर न्यू डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका मान दिया गया, कितना दिया गया, तो वो दिया गया पी एल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2e। ओके, तो इस प्रकार से किसका मान दिया गया, आर नए का मान दिया गया, और इसी प्रकार से हम लोग आर का मान देखें तो आर का मान क्या दिया गया, पी एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पी आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है,
ओके, तो यहाँ पर बचे क्या, एल डिवाइडेड बाय ए और यहाँ पर बचे एल डिवाइडेड बाय टू डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर दोनों क्या है बट्टे में, तो इस प्रकार से दोनों क्या होता है बट्टे में आपस में जुड़ जाता है। तो ये हो जाता है आर न्यू डिवाइडेड बाय आर इक्वल क्या हो जाता है एल डिवाइडेड बाय 2 2 4 हो गया और 1। ओके, गुणा क्या होगा, यहाँ पर ए क्या है बटे में है, तो इस प्रकार से ऊपर जाएगा तो वो गुणा में हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय यहाँ पर एल क्या है वह क्या है बटे में रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से एल एल आपस में कैंसिल हो गया, ए आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आर न्यू डिवाइडेड बाय आर इक्वल कितना बचा 1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 4 प्राप्त हुआ। ओके, अतः आर ने इक्वल आर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 8 ओम डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 2 ओम। अब ये कैसे आया, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आर न्यू डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, आर न्यू अर्थात आर नए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आर क्या है और यहाँ पर बटे में, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गुणा में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आर न्यू इक्वल आर डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा गया आर डिवाइडेड बाय 4। चूंकि यहाँ पर आर का मान कितना दिया गया 8 ओम, तो 8 ओम डिवाइड बाय 4। ओके, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो इस प्रकार से हमको 2 ओम प्राप्त हुआ। अतः तार का जो नया प्रतिरोधक कितना होगा वह 2 ओम होगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं कि यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो, तो इस नए तार का प्रतिरोध 2 ओम होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आओगा। तो बिना देर के चलिए बढ़ते हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब ये प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, तो जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है प्रतिरोधों का संयोजन, अर्थात प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। तो इसको हम लोग सिंपल में याद रख सकते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन को ही प्रतिरोधों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है जिसमें बहुत सारे विद्युत घटक उपस्थित होते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत की प्रवाह के लिए क्या होता है, एक पूर्ण अर्थात पूर्ण रूप से क्या परिपथ की आवश्यकता होता है जिसमें बहुत सारे विद्युत घटक अर्थात इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स उपयोग में होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें तो चलिए सबसे पहले एक विद्युत सर्किट बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या एक प्रत्यावर्ती धारा है जहाँ से क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है रेजिस्टर अर्थात क्या है एक प्रतिरोध है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर और ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक स्विच है और यहाँ पर क्या है एक विद्युत बल्ब है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है एक परिपथ है। ओके, तो इस प्रकार से जब क्या होता है जो प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इस प्रकार से क्या पूरे परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है प्रवाहित होता है। ओके, तो यहाँ पर जस्ट मैंने डिनोट के लिए क्या है इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोध, यहाँ पर बल्ब, यहाँ पर स्विच। ओके, तो एक्चुअल में इस प्रकार से नहीं होता, परंतु क्या हम लोग जस्ट क्या समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या दर्शाया है कि किस प्रकार से क्या होता है एक परिपथ में क्या होता है बहुत सारे कंपोनेंट्स उपस्थित होता है जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे प्रतिरोधक, यहाँ पर प्रतिरोधक का विद्युत बल्ब अर्थात विद्युत बल्ब हो गया, सेल, संयोजित तार आदि। ओके, तो सेल एवं क्या होता है संयोजित तार, इसी प्रकार से बहुत सारे उपकरण का उपयोग किया जाता है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है तब प्रतिरोधों को परिपथ में निम्न 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। ओके, तो जब किसी परिपथ में क्या होता है विद्युत धारा को क्या नियंत्रित अर्थात विद्युत धारा को क्या कंट्रोल करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोधों का क्या उपयोग में लाया जाता है, तो इस स्थिति में प्रतिरोधों को परिपथ में 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। कौन कौन से, तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन। अर्थात इस प्रकार से किसी परिपथ में क्या होता है जो प्रतिरोध होता है उसको 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन या फिर समानांतर क्रम संयोजन। ओके, तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन एवं समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि प्रतिरोधों का संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है एवं किसी परिपथ में इसको किस प्रकार से क्या होता है संयोजित किया जाता है एवं इसके संयोजित करने के क्या क्या प्रकार होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।